ये वाला पेपर, ठीक है। और अब इसमें क्या है कि इसमें फर्स्ट थिंग इज कि डिस्क्राइब द सॉलिबिलिटी ऑफ द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ, ये वही पहला टिपिकल क्वेश्चन है कि भाई व्हाट हैपेंस टू द सॉलिबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। तो मोस्ट इनसॉल्युबल तो होता है वो नीचे वाले ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, दैट्स द लीस्ट सॉल्युबल, बहुत कम डिसॉल्व करता है। फिर यू हैव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि पार्शली डिसॉल्व करता है, राइट। एंड देन यू हैव स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड जो कि इट डिसॉल्व्स अ लॉट, ठीक है, डाउन द ग्रुप सॉलिबिलिटी इंक्रीजेस। तो उससे डिस्क्राइब द ट्रेंड, वैसे डिस्क्राइब, अच्छा एक्सप्लेन योर आंसर, एक्सप्लेन भी कहा हुआ है। तब एक्सप्लेन करो कि व्हाई डज द सॉलिबिलिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप, राइट। तो उसका वही वो आपने बताना है कि भाई वो जब डिसॉल्व करता है ना, तो अगर सॉलिड है ना, तो देयर इज एन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कि वो डिसोसिएट कर जाते हैं अपने एक्वस साइंस में, राइट। ठीक है, इट्स अ टिपिकल क्वेश्चन दैट यू गोना गेट एवरी टाइम। अच्छा, दे डिसोसिएट इनटू द एक्वस साइंस, तो इसकी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है, जितना ये एक्सोथर्मिक होगा या जितना ये एंडोथर्मिक नहीं होगा ना, उतना ज्यादा उसने डिसॉल्व करना है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक would is more likely to happen. First thing is you have to break the lattice, ठीक है, तो ताकि वो जो क्रिस्टल होगा that dissociates and forms gaseous ions. So this is the negative or the reverse of lattice energy. And then you have to turn the gaseous ions to aqueous ions, and that is your enthalpy change of hydration, ठीक है। तो इसको देख के आपने एक्सप्लेन करना है कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन। तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज कि भाई वो डाउन द ग्रुप enthalpy solution becomes more, मतलब एक पॉइंट होगा डेल्टा सोल्यूशन बिकम्स डिक्रीजेस, या डिक्रीजेस का वर्ड सही नहीं है, इट बिकम्स मोर एक्सोथर्मिक बिकॉज दे बिकमिंग मोर soluble, so becomes more exothermic, that's the first thing. अच्छा, why are they becoming more exothermic? Down the group bigger ions, ठीक है, तो ionic release increases down the group, तो weaker bonds होते हैं, तो मतलब down the group, so होता ही है कि both lattice energy and hydration decrease, तो they both decrease. Lattice तोड़ना भी easy है bigger ions, and they're not going to attract water molecules that much. But since they're becoming more soluble, इसका मतलब है ये जो lattice तोड़ने वाला पार्ट है ना, वो ज्यादा डिक्रीज कर रहा है, it's becoming easier to dissociate the ions, right? So since it's becoming more soluble, so your lattice energy decreases more, ठीक है, that it decreases more than the other one. And therefore your enthalpy of solution becomes more exothermic, मतलब वो एंडोथर्मिक वाला पार्ट जो है ना, तोड़ने वाला काम जो है वो ज्यादा आसान हो रहा है, it decreases more, तो hence they become more soluble. ये क्लियर है फारिस इब्राहिम, ये क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, calculate the variation in pH of saturation solution of the hydroxides of magnesium, तो वो ज्यादा soluble हो रहा है, the pH increases down the group, ठीक है। और उसने क्योंकि वर्ड यूज किया हुआ एक्सप्लेन योर आंसर एज वेल, तो आप जाओगे तो I mean they increase down the group because they become more soluble. So what happens? More OH ions are produced uh, down the group, ठीक है, वो ज्यादा, so more OH ions are produced, उसको डाउन द ग्रुप के साथ लिंक कर लेना। और इनके पीएच आपको पता भी होना चाहिए। आई मीन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अराउंड पीएच 8, ये वाला जो है दिस इज अराउंड पीएच 10,
And the first one that's very soluble, that's around pH 13, right? अच्छा, फिर अगला पार्ट. Barium hydroxide is a strong base. तो उसने pH दिया हुआ है. Calculate the mass of barium hydroxide required to make this solution. So he said that it's a strong base. और उसका pH जो है ना, वो that's already given as 12.2. Now, based on the pH, and I guess this is all happening at room temperature, तो mass of BaOH2 निकालना है. अच्छा, pH से ना pOH निकाल सकते हो. Remember कि pH and your pOH together, they're all both going to be equal to 14. ठीक है. और इसकी डिवीजन भी कर लेते हैं कि ये P जो होता है माइनस लॉग होता है. ये बेसिकली पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 कहाँ से निकला है? ये निकला है वहां से केडब्ल्यू से. दैट यू हैव अ केडब्ल्यू विच इज, जब वाटर डिसोसिएट करता है ना, तो इट्स द केसी ऑफ वाटर आयनाइजिंग, राइट? उसका वाटर कांस्टेंट है. एंड इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन दैट्स 1 × 10⁻⁷ होती है इन प्योर, इन डिस्टिल्ड वाटर, राइट? सो योर KW हैज अ वैल्यू ऑफ 1 × 10⁻14. जब आप इसका नेगेटिव लॉग लेते हो, so it's the negative log of H plus 1 and the negative log of OH ions and the negative log of 1 times 10 power minus 14, which is going to be 14, right? तो इन दोनों में से कोई भी एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो. तो अगर pH 12.2 है, तो POH कितना होगा? POH is 14 minus pH, that's going to be 1.8. और अगर आपके पास POH आ गया ना, तो यू कैन फिगर आउट द OH ion concentration, which is going to be 10 to the power minus 1.8. ठीक है. तो पीओएच, रिमेम्बर बेसिस के अंदर आपको ओएच का पता करना है, आपको H+1 का नहीं पता करना. अगर एसिड हो तो आपको H+1 पता करना है. अच्छा, एनीवे, सो ही सेड बैरियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, राइट? तो ये है कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का. हाँ, वही मैंने कहा, लेंथी क्वेश्चन है. So he said it's a strong base, right? So we're going to assume that it dissociates fully, right? अब OH ion की concentration तो हमें पता लग गई है, ठीक है, because we had the pH, we figured out pOH, and from that we were able to figure out. तो इसकी concentration क्या है? That's 10 power minus 1.8, right? तो BOH2 की concentration क्या होगी? That's going to be half of that, ठीक है? It's going to be half times 10 to the power minus 1.8, right? तो अब concentration भी पता लग गई है BOH2 की, right? So I have the concentration. तो सब कुछ तो है. अब पता क्या करना है कि मतलब this is your concentration, right? The volume is given, so if the volume is also given, you can figure out the moles. और फिर mass निकाल लोगे, बात खत्म. तो concentration is half times 10 to the power minus 1. ये दोनों का कैलकुलेटर निकाला ना, करो इज सॉल्व. Times the volume is 250 cm cube, that's 0.25 dm cube. और जब मोल्स निकल आए ना, तो फिर आखिरी काम है कि मास निकालने के लिए उसको mr से मल्टीप्लाई भी कर देना. ये BOH की mr है क्या? वो उसने दी हुई है 171.3. तो इब्राहिम फारिस क्या आ रहा है? 0.3394. 3394. इस वाले का ना वैसे कोई 4 मार्क का स्टेप्स बड़े ज्यादा थे. मार्किंग स्कीम से भी चेक कर लेंगे, यही आ रहा है. कौन सा ये? एक सेकेंड. इधर ही होगा. हाँ, वही है. एग्जैक्ट वही है. ठीक है. अ, वो ओ एच एन 10 पर माइनस 1 वो हमने ये निकाला हुआ था. अच्छा, अगला ये कि ये क्लियर है क्वेश्चन? इब्राहिम फारसी क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर? आवाज आ रही है?
अच्छा, हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं। इधर थम्स अप दबा दिया करो यार। अच्छा, नेक्स्ट पे जा रहे हैं कि सॉल्बिलिटी ऑफ आयरन टू हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो राइट द एक्सप्रेशन फॉर केएसपी इज सॉल्युबिलिटी का वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, दैट्स you've got FeOH2, ठीक है, that's a solid, and in a saturated solution it will be in equilibrium with its ions, ठीक है। और ions कौन से होंगे? टू OH ions, right? But only under saturated conditions. अच्छा, तो अब ये एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, तो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन दैट्स Fe2 plus and OH ion concentration, and that's going to be squared, right? तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ KSP। तो वैल्यू ऑफ KSP भी निकालनी है। अच्छा, सॉलिबिलिटी जो होती है ना, दैट टेल्स यू कि, इसको मैं एक्स ले लेता हूँ, दैट इज द अमाउंट दैट एक्चुअली डिसॉल्व्स। FeOH2 की सॉलिबिलिटी इतने मोल पर डीएम क्यूब है, सो दैट मीन्स कि इतने 5.85 टाइम्स 10⁻⁶ मोल पर डीएम क्यूब इज एक्चुअली डिसॉल्विंग, राइट। तो Fe आयंस कितने बनेंगे? एग्जैक्टली सेम बनेंगे, 1:1। और OH आयंस कितने बनेंगे? उसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल होगी, ठीक है। तो आई एम एबल टू फिगर आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस। वो इन टर्म्स ऑफ एक्स मैंने आसान किया हुआ है, वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो Fe ion concentration is x, and your OH ion concentration is actually going to be 2x, और वो स्क्वायर्ड हो रहा है। तो इसका मतलब है my KSP expression is basically what, it's 4x cubed, right? और x की वैल्यू है मेरे पास, that's 4 times what, 5.85 times 10⁻⁶, और ये सारा का सारा, all of it is getting cubed, ठीक है। तो so all of it is getting cubed। अच्छा, The 8.008 times 10 to the power minus 60. 8.8। No, 8.008 times 10 to the power minus 60. तो बस 8 हो गया, 3 7 फिगर्स, 8.01 हो गया एक्चुअली। अच्छा, सो इट्स 8.01, राइट। और इसकी यूनिट निकाल लो, तो कॉन्सेंट्रेशन इंटू कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर, तो कॉन्सेंट्रेशन टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर, सो दैट्स कॉन्सेंट्रेशन क्यूब्ड, मोल 3 dm -9, राइट। अच्छा, रिफाइन वाटर ट्रांजिशन एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन ये कि क्या होता है वो होता है उसका डी जो होता है इनकम्प्लीट होता है, सो इट फॉर्म्स स्टेबल आयंस with incomplete डी सबशेल, ठीक है। तो उसका आयन जो होता है उसके पास डी जो होता है इनकम्प्लीट होता है। एक्सप्लेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयंस। क्या रीजन है इसके? व्हाई डू दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयंस? वो इसलिए कॉम्प्लेक्स आयंस फॉर्म करते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूल आ रहा है ना, एंड दे आर लोन पेयर्स विद वाटर, राइट, सो इट्स गोइंग टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो वो इसलिए फॉर्म करता है बिकॉज देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी लो एनर्जी ऑर्बिटल्स, डी स्पेसिफिकली, ठीक है। सो इट्स द लो एनर्जी, उसका आउटर शेल बड़ा होता है, तो वो दूसरे के लोन पेयर को अपने पास रख सकता है। एक, अच्छा, लो एनर्जी डी ऑर्बिटल्स, इसकी वर्डिंग में देखनी होगी कि क्या उसने यूज की, कितने, 1 मार्क का ही होगा, हाँ। अच्छा, सो अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी लो एनर्जी डी ऑर्बिटल्स। थर्ड शेल काफी बड़ा होता है, 3s3p3d, तो बहुत जगह खाली पड़ी होती है, तो वो किसी के लोन पेयर को अट्रैक्ट करता है, तो उसको कहीं ना कहीं रख सकता है वो, ठीक है। बेसिक मतलब ये है। तो हाँ, उसने लिखा हुआ है दे हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल्स दैट आर energetically accessible, तो आई गेस दैट मींस
the same thing. Weakened d orbitals that are energetically accessible. Empty low energy d orbitals, कैसे की बात है, ठीक है। तो उससे क्या वर्ड से एनर्जेटिकली एक्सेसिबल, हाँ उसका मतलब एक ही है। अच्छा नेक्स्ट, डिफाइन व्हाट आर डीजेनरेट d orbitals आर। तो उसकी क्या डेफिनेशन है, व्हाट आर डीजेनरेट। डीजेनरेट जो वर्ड होता है, वो p orbitals भी डीजेनरेट होते हैं, d भी डीजेनरेट होते हैं, बिकॉज दे हैव द सेम एग्जैक्ट एनर्जी लेवल्स। ठीक है, उसमें उनकी मतलब डी कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स वाई डी एक्स सी। तो शुरू में ना दे आर ऑल हैविंग एग्जैक्टली द सेम, दे हैव एग्जैक्टली द सेम एनर्जी लेवल, ठीक है, राइट एट द बिगिनिंग। और बाद में फर्क पड़ जाता है। और सर डी एक्स वाई ड्रॉ करो, तो डी एक्स वाई जो होगा उसकी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो एक्स और वाई के बीच में होंगे। मतलब यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे, इधर, इधर, ठीक है। तो इट विल बी बिटवीन दी एक्स एंड वाई एक्सिस। इसको थोड़ा बेहतर करके ड्रॉ कर लेना। अच्छा, टॉलरेंस कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, तो एकदम से वो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पे चला गया। So he says tolerance agent can be prepared, which can be prepared in two steps. तो पहला वो कह रहा है NaOH डाला is added to dropwise to silver nitrate to form Ag2O as a brown, और फिर उसको उसको उसमें डिसॉल्व करते हैं अमोनिया में, राइट। तो it forms a color solution containing this. Construct equations for each of the steps in the preparation of। तो पहला काम क्या कर रहा है कि वो कह रहा है कि भी सिल्वर नाइट्रेट और NaOH का रिएक्शन है, एंड ही हैज टोल्ड यू कि भाई बनेगा क्या। Ag2O ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म्स, राइट। तो Ag गया 2O, तो आई गेस दो Ag हो गए। तो फिर ये बाकी क्या बन रहा है, बाकी क्या होगा, आई थिंक तो फर्स्ट स्टेप में aqueous NaOH, और उसे नहीं बताया, he didn't tell us what is getting formed। तो Na रह गया, ठीक है, that is left। And what else is left, two NO3s are left। तो H का क्या करेंगे, मेरे ख्याल से इट्स गोइंग बी NaNO3, ये बाद में चेक करते हैं। NaNO3 प्लस H2O। और आई गेस इसको अगर मैं डबल कर लूँ ना 2Na, क्योंकि NO3 को तो डबल करना ही करना है। ये एंड वाला पार्ट तो पूरा तुक्का है, अ, क्योंकि तो पहली बात, रिएक्शन इज नॉट पार्ट ऑफ योर कोर्स। तो जो भी निकालना है वो इधर से ही कैलकुलेट करना है। सो इज दिस इक्वेशन बैलेंस्ड, NO3 इज बैलेंस्ड, होपफुली Na भी बैलेंस हो गया। तो देयर टू OH आयंस, तो उसमें से एक O जाके इधर जुड़ गया, सो दैट लीव्स यू विद H2O, ठीक है। सो आई थिंक दैट मेक्स सेंस, बाद में चेक करते हैं। अगला पार्ट इजी है कि Ag2O and NH3 then dissolve, and what do they form? They end up forming Ag NH3 twice। तो NH3 twice पहले ट्वाइस कर लेते हैं, नहीं मसला ट्वाइस नहीं, 4 टाइम्स करना पड़ेगा। Ag is double, तो Ag NH3 twice, और OH है, चलो OH है। So if I double this, I would have to double this as well। तो अब मसला ये OH कहाँ से आया, तो आई गेस I would have to add a water molecule, मतलब water ही रह जाता है पीछे, that's the only thing, if I make an intelligent guess, that's the only thing, क्योंकि it is an aqueous solution, aqueous, so the only other thing apart from these substances is water, ठीक है। तो वाटर करेंगे तो हिसाब बराबर हो जाएगा, सो दैट्स 2OH, तो वाटर प्लस O, तो 2OH बन जाएंगे, एंड दिस इज बैलेंस नाउ, Then shouldn't ठीक it है। be 4NH3 then? हाँ NH3 4 होगा, ठीक है, हो गया बैलेंस। ये क्लियर है। अब ये नहीं पता कि ये सही भी है कि नहीं, क्योंकि पूरा क्वेश्चन ही एक वो उसके ऊपर था, गैस वर्क के ऊपर, ठीक है। तो वो चेक कर लेते हैं।
पहले वाले पे मुझे शक है, तो कहाँ पे? अच्छा, उसने काफी ज्यादा और भी दिया हुआ है। हाँ, द फर्स्ट वन इज करेक्ट एंड द सेकंड वन इज ऑल्सो, इट्स ऑल्सो करेक्ट। सबसे आसान काम तो उसने ये दूसरा वाला दिया कि बस वो कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट वन इज स्टेट द शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स साइन। ये पता होना चाहिए वैसे कि व्हाट इज द, उसने वैसे एंगल्स वगैरह उसने कुछ बताया तो नहीं है कुछ, ही डिडंट टेल अस एनीथिंग। ये नोट्स के अंदर लिखा हुआ है एजी एन एच टी ट्वाइस का ना एंगल पता होना चाहिए, दैट्स 180 डिग्रीज। ठीक है, दैट शुड ऑलवेज बी नोन टू यू। तो अच्छा, ये तो नहीं, शेप, शेप लीनियर है। ठीक है, सो यू गॉट अ लीनियर शेप। एजी वाला जो एन के साथ एंगल है वो तो 180 डिग्रीज है। ये बाकी एन का क्या एंगल है? तो एजी अगर बीच में होगा एंड NH3 इज फॉर्मिंग डेटिव बॉन्ड्स राइट विद इट्स लोन पेयर्स, तो एन के इर्द गिर्द कितने बॉन्ड्स हो गए? 4 बॉन्ड्स हो गए। 4 बॉन्ड्स की शेप क्या होती है? दैट्स टेट्राहेड्रल, सो दिस वन वुड बी 109.5। ये क्लियर बात? Yes, sir. तो आपका जो एन है ना वो है 109.5। Acha, so electrochemical cell uses Ag2O as the positive electrode and Zn as the negative electrode. The overall cell reaction is shown. Complete the half equation for the reaction at each electrode. अच्छा, ये इक्वेशन उसने दे दी है फुल कंप्लीट। इसको अब ब्रेक करना है एंड यू हैव टू क्रिएट टू हाफ इक्वेशंस आउट ऑफ इट। सबसे पहला तो आसान काम है, जिंक था और वो बन गया Zn+2 राइट। तो इसका मतलब है इट लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स राइट। तो we're gonna write, so lost 2 electrons, we're gonna write this equation now। तो जिंक था and it became uh, क्या बन गया ZnOH2, and in the process Zn+2 है, so it lost 2 electrons right। अच्छा, now where do we get these? ये OH कहाँ से आएगा? वैसे बाकी OH कहाँ से आएगा? कंडीशंस क्या है? इज इट अल्कलाइन और, हाँ उसने लिखा हुआ है immersed in alkaline, alkaline वर्ड लिखा हुआ है तो OH आयन तो होंगे, so you can put in the OH ions and that's super easy, 2 OH ions। अच्छा, अगला जो है Ag2O, so Ag आई थिंक ओवर हियर इज +1 और वहां पे 0 है, तो इसका मतलब इट गेन्ड 1 इलेक्ट्रॉन। तो लेकिन 2 Ag हैं तो इट विल गेन अ टोटल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट्स गोइंग टू फॉर्म 2 Ag। अच्छा, तो अब वेयर डज द वाटर गो राइट, देयर इज अ वाटर ओवर देयर, तो आई गेस वाटर तो बीच में ऐड करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी वाली इक्वेशन में तो वाटर आया नहीं था, तो वेयर डिड द वाटर कम फ्रॉम? इट मस्ट कम फ्रॉम दिस इक्वेशन, एंड सिंस देयर इज नो OH इन द फाइनल इक्वेशन, इसका मतलब है यहाँ पे अगर OH आयंस ऐड किए थे ना बैलेंस करने के लिए, उधर OH आयंस प्रोड्यूस हुए होंगे, क्योंकि तभी फिर ओवरऑल इक्वेशन में दो OH आयंस बीच में से एकदम से गायब हो गए। मतलब वहां पे 2 OH आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं एंड दैट मेक्स द फर्स्ट इक्वेशन बैलेंस्ड एज वेल। क्लियर है? तो फर्स्ट इक्वेशन में ना वो वाटर रह गया था ऊपर, तो उसको इन दोनों का सम जो है ना, दैट्स द फर्स्ट इक्वेशन। सो आई हैव बीन एबल टू स्प्लिट द टू इक्वेशन इनटू टू हाफ इक्वेशंस। इज दिस क्लियर? Yes, sir. अच्छा, ये पता नहीं क्या है कि उसे कैन बी रिप्रेजेंट, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द कोऑर्डिनेशन पॉलीमर। कोऑर्डिनेशन पॉलीमर, व्हाट्स अ कोऑर्डिनेशन पॉलीमर? अच्छा, वो कह रहे हैं ये जो है ना, दिस थिंग, दिस इज द bidentate ligand over here which is DPS, and there's a coordination polymer containing DPS। ठीक है, तो चेन का क्या मतलब, मैं ये नहीं समझ रहा। अच्छा, the bidentate ligand DPS uses each of the nitrogen atom to bond to a different Ru3+। अच्छा, वो
So it uses each of the nitrogen atom to bond to, अच्छा तो पेपर क्वेश्चन उन्होंने वैसे ही कॉम्प्लेक्स बना दिए कि अच्छे वाले पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे। अच्छा वो कह रहे हैं ये जो डीपीएस है ना विच इज अ बाइडेंटेट लिगैंड विच इज दिस वन, वो कह रहे हैं ईच नाइट्रोजन एटम bonds to a different Ru3 plus। तो एक Ru3 plus इज दिस, उसने शो टू रिपीट यूनिट्स तो वो शो कर देता है, एंड वन Ru3 plus इज दिस। तो दिस थिंग ओवर हियर, एक नाइट्रोजन बॉन्ड किया, द अदर वन बॉन्ड्स टू अ डिफरेंट Ru3 plus। तो इसी तरह होगा और क्या होगा, मतलब आई गेस यही होगा, बाकियों का क्या करना है, उधर भी यही करना है फिर। कंप्लीट फिगर बाय ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द कोऑर्डिनेशन पॉलीमर। अच्छा उसने तो एक ही डीपीएस लिखा है आरयू के साथ, तो शो, नहीं मसला बनाएंगे कितने। अच्छा वो सीएल भी है, सॉरी आई फॉरगॉट अबाउट द सीएल। तो ये टू आरयूज, सीएल कितने वहां पे, 4। तो सीएल लगा हुआ है, देयर इज अ सीएल, देयर इज अ सीएल, देयर इज अ सीएल। उस वाले के साथ भी देयर इज अ सीएल, 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 सीएल। हाँ ठीक है, तो बस वो एक जो जगह खाली है वहां पे देयर इज गोइंग टू बी अनदर डीपीएस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब मसला ये कि रिपीट यूनिट, क्योंकि ही सेड इट्स अ पॉलीमर, ये मैं हटा रहा हूँ, ये भी मैं हटा रहा हूँ। वो मैं इसलिए हटा रहा हूँ कि I'm going to put a seal over here, you have to show repeat unit यानी continuation bonds। तो दिस would indicate कि अभी कहानी जो है ना आगे चल रही है किसी और के साथ, मतलब इस तरह करके, और ये शो करेगा अभी 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 आगे काम चल रहा है। ये क्लियर है, डज दैट मेक सेंस? Yes, sir. तो दो रिपीट यूनिट्स, ठीक है, और इसको, हाँ अगला यहीं से रिपीट होगा, मतलब सेम एग्जैक्ट चीज, ठीक है। वो रिपीट यूनिट भी परफेक्ट है, इसी को उठा के कॉपी करोगे ना आगे इट्स गोइंग टू बी, तो कनेक्शंस एग्जैक्टली एग्जैक्टली सेम होंगे, ठीक है। तो हाँ लेकिन ये मुश्किल था ये, मैं वैसे देखूं उसमें एक्सेप्टेबल आंसर्स कोई और भी थे कि नहीं। मसला एक ही दिया हुआ था, एक्सेप्टेबल। बस ये है। अच्छा नेक्स्ट वन, when a sample of lithium this is gently heated, ये पेपर टाइम बहुत कंज्यूम करेगा। uh, when the sample of lithium ethane diode is gently heated, two gaseous products are formed and a white solid residue remains. The residue is added to nitric acid, a gas is produced that turns lime water milky। Complete the equation for the decomposition of this thing, right? तो क्या है, दो गैसेस बनी है और एक वाइट सॉलिड बना है, टू गैसेस एंड वाइट सॉलिड। अच्छा वाइट सॉलिड जो है ना वो, अच्छा वाइट सॉलिड को जब नाइट्रिक एसिड में डाले ना तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है, तो उसका मतलब कार्बोनेट होगा ना ये वाइट सॉलिड। सो आई थिंक दैट इज लिथियम कार्बोनेट, क्योंकि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, सो द रेजिड्यू जो है ना कार्बोनेट, इट produced carbon dioxide when added to an acid। I think the only possibility is the carbonate and that's going to be lithium carbonate। तो फिर बाकी दो गैसेस कौन सी हैं? तो वन ऑफ देम, अच्छा बाकी दो गैसेस के बारे में didn't mention anything। तो एक तो वन ऑफ देम इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वाटर वेपर्स, राइट, आई एम बेटिंग ऑन दैट, ठीक है। और खैर इस पेपर में पता नहीं ये तुक्के वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ गए इसमें, बस गैस लगाना होता है। अच्छा वाटर निकाल दो पीछे, व्हाट इज लेफ्ट, दो लिथियम तो गए, CO3 भी चला गया, तो एक ओ रह गया और एक सी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज लेफ्ट, ठीक है। इज दिस क्लियर?
Yes, sir. अच्छा, the trend in the decomposition temperature of group 2 is similar to that of group 2 nitrate suggest वो decomposition का question आ गया. तो down the group they become more stable, right? तो decomposition temperature decomposition becomes difficult. So it becomes difficult. और रीजन क्या है कि you got ionic radius increases. उससे क्या होता है, लेस अट्रैक्शन फॉर नाइट्रेट और एनी अदर कार्बोनेट, ठीक है. तो लेस polarization of the anion, and therefore your anion is more stable and less prone to decomposition. ठीक है. तो आपका anion जो है ना, that's way more stable in this case. अच्छा, अगला पार्ट कि why can transition elements form current complex. उसमें वही है कि वो ड्यू टू लोन पेयर्स फ्रॉम ligands, ठीक है, ligands के पास लोन पेयर्स होते हैं. वो जो अप्रोच करते हैं तो रिपल्शन होती है एंड द डी सबशेल इट स्प्लिट्स into two energy levels. अच्छा, एनर्जी लेवल्स अलग अलग हो जाते हैं एंड द डेल्टा ई एनर्जी गैप दैट्स प्रोड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. So electrons from lower energy, वो क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं फ्रीक्वेंसी, मूव टू द हाई एनर्जी डी सबशेल एंड दे मूव टू हायर एनर्जी डी सबशेल, ठीक है. एंड दे एब्जॉर्ब frequencies from the visible spectrum, ठीक है. दिस डेल्टा ई matches frequencies from the visible spectrum and you see a complementary color, ठीक है. ये क्लियर है. Yes, sir. तो किस किसका, ठीक है, वो डी डी स्प्लिटिंग का बता रहा है. इलेक्ट्रॉन प्रोमोटेड नीचे से ऊपर जाता है और लाइट यानी विजिबल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी इज अब्सॉर्ब फ्रॉम द विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है. 3 मार्क्स. अच्छा, फिर उसने फिर से इक्वेशन दी हुई है और इस इक्वेशन को ना बैलेंस करना है, गैस. हाँ, बैलेंस ही करना है, ये क्वेश्चन है. अच्छा, दिस 1 मार्क क्यों, पहली बात ये है. पहले बताओ कि क्या इसको बैलेंस करना बहुत आसान है. क्या ये डायरेक्टली बैलेंस हो सकती है कि नहीं हो सकती. एफ ई जो है वो एक इधर है एक उधर है, तो एफ ई तो है बैलेंस्ड. C2O4 भी पहले से ही बैलेंस. देर इज टू ऑन द राइट साइड. हाँ, देखिए एक उधर भी है C2O4, सो सी नहीं, सी उस साइड पे 4 है, इस साइड पे देर आर 6 कार्बन्स, राइट. अच्छा, अब इशू है कि के नहीं है इस साइड पे. देर आर 4 K, सो आई थिंक आई वुड हैव टू डबल दिस. पहले तो मैं वैसे ही इसको बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ. 1 मार्क के लिए कौन टाइम जाएगा. अ, अच्छा, अब मुझे था कि कार्बन्स कितने हो गए मेरे पास. आई हैड 6, नाउ आई हैव 12 कार्बन्स, right? तो कार्बन को किस साथ बराबर किया जाए. इब्राहिम, ये ट्राई करो. मैं पहले वैसे ही देख रहा हूँ कि डायरेक्टली इज इट पॉसिबल टू डायरेक्टली जस्ट इजीली बैलेंस है.
वरना फिर मुश्किल वाले तरीके पे जाना पड़ेगा। और एक सेकंड है ना, मुझे इस पे सोचो जरा, एक सेकंड है। अच्छा, ये अगर नहीं हुई ना बैलेंस, सो वी वुड हैव टू स्विच टू द डिफिकल्ट मेथड, क्योंकि इट्स अ redox इक्वेशन, ठीक है? redox इक्वेशंस दे हैव टू बी बैलेंस्ड बाय बैलेंसिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड गेन, ठीक है? तो उसके लिए तो पहले सारा वो करना पड़ेगा। अब एक मार्क, लेकिन एक मार्क के लिए कौन टाइम जाया करे? मैं वही सोच रहा हूँ कि कैन वी डू इट डायरेक्टली, विच आई डोंट थिंक। इब्राहिम, हुई है डायरेक्टली? कोई समझ आई है कि किस तरह बैलेंस होगी? सर अगर आप 6 CO2 रखें तो फिर टोटल इस साइड पे 12 हो जाएंगे, उस साइड पे भी 12 हो जाएंगे। क्या लेकिन फिर उसके सी? बाद मैंने नहीं, 6 CO2 एज अ प्रोडक्ट। तो ऑक्सीजन कौन करेगा बैलेंस? 12, देन 4, 16। उसके बाद नहीं सोचा था। हाँ, 16 और फिर नहीं, क्या पता, 8, 16 एंड 8 कितने हो गए? दैट्स 24। तो यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे तो खाली 12 पड़े हुए हैं ऑक्सीजन, ठीक है? तो वो तो नहीं हुआ। चलो खैर, ये अब एक, मैं वही कह रहा हूँ, एक माह के लिए मैं टाइम नहीं जाया करना चाह, एक माह के लिए। अच्छा, लेकिन अब करना पड़ेगा, और तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है इसका, डायरेक्टली तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? तो वो रीडॉक्स वाला काम करना है कि रीडॉक्स इक्वेशन हमेशा बैलेंस सर किस तरह होती है? बैलेंस, सर बैलेंस द नंबर ऑफ 6 CO2 और 2 K3 Fe करें अगर। चलो अब वो कर लेते हैं लेंथी वाला मेथड। C2O4 2 माइनस में, ये C2O4 2 माइनस है ना, उससे मेरे ख्याल से बताया हुआ भी होगा। अच्छा, ये खैर C2O4 2 माइनस है। अ, वैसे उसने कहीं बताया ये C2O4 2 माइनस है? और Fe का चार्जेस वगैरह उसने बताया है? हाँ, उसने बताया होगा वैसे C2O4, मतलब ये यहाँ पे वैसे आप इन्फर कर सकते हो C2O4S2 माइनस लिथियम +1 होता है, उसमें वैसे कहीं लिखा नहीं था C2O4S2 माइनस, लेकिन वी कैन काइंड ऑफ इन्फर के इट इज C2O4 2 माइनस, ठीक है? अच्छा, सो एनीवेज, सी का क्या चार्ज होगा यहाँ पे? सी इज -8, तो ये +6 +3 होगा ना, राइट? सो आई थिंक इट्स +3। अच्छा, सो सी इज +3 और सी ओवर हियर इन कार्बन डाइऑक्साइड इज +4, तो इसका मतलब है 8। ये बस इक्वेशन बहुत ज्यादा मुश्किल ना निकले एक सेकंड। सो इट मींस के इट लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली, ठीक है? तो गेन किसने किया है? के तो +1 है हर जगह, सो आई थिंक इट्स Fe। Fe over here is, I think Fe is +3, क्योंकि C2O4 -2 -2 -2 -2 -6 होगा, +3 होगा, और ये +3 है, हाँ +3 होगा। एंड Fe over here I think is +2। वो देख लो, C2O4 is -4, मतलब 2 है, सो दैट्स -4। और आपके पास +1 +1 और +2, हाँ ठीक है, तो +4 हो जाएंगे, ठीक है? अच्छा, सो Fe gains how many electrons? 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक चीज तो क्लियर है कि आपने कुछ करना नहीं है, मतलब इट्स द रेशियो इज गोइंग टू बी, आई मीन दीज आर ऑलरेडी बैलेंस्ड, ये जो है, और ये नहीं, सॉरी, नहीं बैलेंस, वो कार्बन कितने हैं यहाँ पे टोटल? 6 है, ठीक है? सो इन टोटल देयर आर 6 कार्बन्स। तो उनमें से एक कार्बन जो है ना, वो यहाँ की है। अच्छा, Fe का कर लेते हैं, Fe एक है। मसला ये है कि, तब भी बड़ा मसला है कि इलेक्ट्रॉन्स में इक्वल भी करूं, तो 6 कार्बन है, जिनमें से एक अगर +4 होता है, तो इलेक्ट्रॉन तो इक्वल है, इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग इज ऑलरेडी देयर। तो इसका मतलब है बाकी दो में कितने होने चाहिए? 5 होने चाहिए।
5 कार्बन्स, तो यहाँ पे दो है। तो अगर मैं 5 करूँ, वैसे मैं जस्ट थिंकिंग इफ आई राइट हाफ ओवर है, तो एक कार्बन इधर गया, एक इधर हुआ। मैं इसको नहीं छेड़ा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस्ट है इनको, देर इक्वल। तो 6 में से 1 लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, while the other ones remain C2O4, ठीक है। तो कार्बन हो गए बराबर, ठीक है। 4 यहाँ पे है और एक यहाँ पे, सो दैट्स 5 एंड there's 1 over here। के इक्वल हुए कि नहीं हुए? के भी इक्वल हो गए, के 3 है, ये 2 है, और यहाँ पे 1 होगा, तो के भी इक्वल हो गया। ऑक्सीजन में दैट्स 12, यहाँ पे कितने 8 है, इधर 2 होंगे 10, 10 टू, हाँ इक्वल हो गया, वो हाफ लगाना था। और हाफ से अगर जान छुड़ा, हाँ बस ठीक है, हाफ लगाना था, दैट्स इट, बैलेंस हो गया। मतलब हाफ नहीं लगाना, सारे को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इट विल बी बैलेंस्ड। ठीक है इब्राहिम, ये क्लियर है? यस सर। तो ये इलेक्ट्रॉन वाइज भी मुश्किल था, लेकिन एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन वाइज होगी, उस तरह दूसरे तरीके से तो शायद होनी भी नहीं थी बैलेंस। ठीक है। तो ये बस पेपर अजीब सा है, ओवरऑल पेपर अजीब सा है, कि 1 मार्क के लिए आपको, आप इतनी मुश्किल इक्वेशन दे दो। अच्छा एनीवे, स्टीरियो आइसोमरिज्म, ये बस लास्ट करते हैं। स्टीरियो आइसोमरिज्म इज कि बाइडेंटेड लाइगेंड्स में यू हैव, ये उसकी रिफ्लेक्टेड मिरर्ड वर्जन है। सो व्हेनेवर यू हैव बाइडेंटेड लाइगेंड्स, तो ये इधर लगा हुआ है, दूसरा मिरर्ड वर्जन है उसमें वो उधर लगा हुआ है, ये इधर लगा हुआ है। इन द अदर वन द मिरर्ड वर्जन इट्स गोइंग टू बी ओवर देयर, ठीक है, ये इधर है। तो whenever you have bidentate ligands, तो you do have stereoisomers, ठीक है। और खैर क्वेश्चन खत्म हो रहा है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। बफर solutions are used to regulate pH, write two equations। वो कह रहे हैं H2CO4 minus 1, how does that act as a, how does that act as a buffer, ठीक है। तो HC2O4, as a first thing, if I add H plus 1 ions to it, तो वो उनको एक्सेप्ट कर लेगा, इट विल एक्ट एज अ बेस, इट विल बिकम H2C2O4। वाइस वर्सा, इफ आई एक्ट, उसने 2 इक्वेशंस कहा था, इफ आई ऐड OH ions टू इट, फिर क्या होगा? ये H plus 1 लूज करेगा, सो इट विल बिकम C2O4 - 2, और वो OH को देगा एंड इट विल बिकम वाटर, ठीक है। सो इन बोथ केसेस इट्स गोना गेट न्यूट्रलाइज्ड। और अगला तो खैर इजी है, ओवरऑल सेल रिएक्शन वो कह रहा है, और ई नॉट सेल, तो हायर पोटेंशियल गेन्स एंड द लोअर पोटेंशियल लूजेस, दैट्स इट, दोनों को मिला लो। इसको बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल, and the E naught cell would be the reduction potential minus the oxidation potential, it will be 0.40 minus 0.59, ठीक है। So that's going to be your E naught cell। और इक्वेशन खुद ही लिख लो, दोनों को ऐड कर लो, ठीक है, रिएक्टेंट्स को ऐड अप कर लो, प्रोडक्ट्स को ऐड अप कर लो, ठीक है। तो और उसमें जो भी चीज़ कैंसिल होती है ना, मेरे ख्याल से तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि सारी चीज़ें हैं ही मुख्तलिफ, सो नथिंग विल गेट कैंसिल आउट। बट add up the reactants, ये reactants और ये reactants, and add up the products, that's your equation। चलो ठीक है, कल करते हैं कंटिन्यू, ठीक है। ओके सर। ना। और इसी पेपर के ना 4 क्वेश्चन है। ओके, अल्लाह हाफिज।